देखिए, सबसे पहले हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे यूपीएससी ऑनलाइन। यूपीएससी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट जो देखने को मिलेगी upsc.gov.in पे, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर है जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे, जहां से आप अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं और आप अपने ओटीआर को भी जनरेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओटीआर को जीरो से लेके कंप्लीट तक फुल इसको भरना सीखेंगे और कैसे आप अपना एक न्यू ओटीआर बना सकते हैं वो भी शुरू में जानेंगे। और उसके बाद से अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट हैं तो इस वाले टाइम फ्रेम पर जंप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो न्यू अपडेट आया है इस साल के लिए, जो फर्जीवाड़े के चलते बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके या फिर अपनी प्रॉपर्टी को कम दिखा करके रिजर्वेशन क्लेम करने की कोशिश की, उस वजह से यूपीएससी इस बार अपनी सिक्योरिटी को टाइट करते हुए ओटीआर को एकदम अच्छे से पूरी जानकारी के साथ उसको भरवाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपको सभी को जिन्होंने पुराना ओटीआर भरा है सबको अपना ओटीआर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए बता देते हैं कि कैसे आप अपना एक न्यू ओटीआर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट हैं तो जैसा मैंने बताया आप इस टाइम फ्रेम पर जंप करिए और आप अपना जो भी नया अपडेट है वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे या आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सब कुछ वो डॉक्यूमेंट में जो भी आपने क्लास 10th के डॉक्यूमेंट में नाम जो है आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट में दिया है वही यहाँ पर लिखना है और साथ में यहाँ पे देखिए उसको वेरीफाई यानी कि फिर से अपना नाम को यहाँ पर डालना होगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद जब 12th किया तो उनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या फिर 11th 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नाम चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ है कभी चेंज तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो न्यू नेम है जो आगे चल के जो डॉक्यूमेंट में पड़ गया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करिए और जैसे ही नो क्लिक करेंगे तो वो कॉलम भी गायब हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना जेंडर वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सब कुछ सेलेक्ट करके आप यहाँ पर फादर्स नेम जो भी है आपके डॉक्यूमेंट में दिया है, ठीक है, 10th के मार्कशीट में, वही यहाँ पर डालना है। ठीक है, उनका अलग से आधार कार्ड लेकर के उनका जो लिखा है उसको ना डालें, जो आपके मार्कशीट में दिया है 10th के मार्कशीट में वही यहाँ पर डालिए। ठीक है, फादर्स नेम जो हो गया यहाँ पे दो बार लिख करके वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम को 2 बार लिख के वेरीफाई करेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस है आपका कि नहीं वो आपको यहाँ पर यस और नो क्लिक करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए आप अपना, यहाँ पर ओटीपी आएगा, अभी आएगा, इसके बाद ही जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपका नंबर चालू होना चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में यहाँ आप अपने फादर का नंबर डाल सकते हैं, या फिर अगर वो इलिटरेट हैं, अगर फ़ोन वगैरह नहीं चलाते हैं तो आप अपने दीदी भैया या जो भी हैं उनका नंबर डाल सकते हैं, ताकि इस स्थिति में जब आपका फ़ोन नहीं चले या कुछ हो जाए तो इस नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए अगर आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है, उसके बाद से आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी एक डाल सकते हैं और अल्टरनेट ईमेल आईडी मतलब 2 ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको आपको डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दिया है तो। अदरवाइज आपके पास है तो दोनों डाल सकते हैं। यहाँ पर 10th का जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसका रोल नंबर डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए मोबाइल नंबर भी भूल गए या फिर मोबाइल नंबर चोरी वगैरह हो गया या बंद हो गया, तो उस केस में आपको यहाँ पर वो सिक्योरिटी क्वेश्चन की सहायता से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और अपना ओटीआर फिर से प्राप्त कर सकते हैं और बाद में उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो कॉलम है इसमें आप चूज कर सकते हैं, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करिए और उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसको एक साइड बाय साइड अपने कॉपी में जो भी डायरी है आपकी उसमें लिखते चलिए।
ठीक है। जब आप पासवर्ड भूलेंगे आपके पास कोई चारा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे, जिसकी वजह से आप अपना OTR को दोबारा पा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी अभी आपने डाले हैं वो सब लिखे हुए यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ साइड में सब कुछ लिखा हुआ आपका दिख जाएगा, फुल नेम क्या है आपने डाला है, जेंडर क्या है आपका, ये सब कुछ जो अभी अभी आपने डाला है वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे लिखा है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर सब कुछ लिखा होगा। ये सब कुछ आप नोट करके, और यहाँ पर आपको लगता है कि भाई मेरे से गलती हो गई है तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे और फिर से वो फॉर्म खुल जाएगा जो अभी पीछे हमने भरा था। ठीक है। और उसको अपडेट करके फिर से वापस आएंगे तो यहाँ पर एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका नहीं हुआ है कुछ गलती तो आप सिंपली एग्री बटन पे क्लिक करके और इसको प्रोसीड करेंगे तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो डाला है फर्स्ट वाला, वहाँ पे आपके OTP भेजा जाएगा। तो दोनों OTP जो है आप यहाँ पर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको OTR ID मिल जाएगी, नेम फुल नेम आपका सब कुछ शो हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन नंबर आपने डाला था उस फ़ोन नंबर पे और आपके ईमेल आईडी दोनों पे आपका जो पासवर्ड है, OTR के साथ एक पासवर्ड भी आता है, वो आपको भेज दिया गया होगा। अब जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर और आपके फ़ोन नंबर पर भेजा गया है उसको यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो आपके पास पुनः वही फॉर्म खुलेगा जो आपने अभी भरा था, और वहाँ पे आपको नीचे आएंगे फॉर्म के नीचे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस जिसमें लिखा होगा कि न्यू पासवर्ड आप चूज़ करिए अपने मन से। जो UPSC ने दिए हैं वो टेम्पोररी पासवर्ड होता है, तो आप एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करके और डालिए। ठीक है। ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ देखिए नीचे लिखा हुआ है इसके कैरेक्टर क्या क्या है। तो कुछ इस टाइप का पासवर्ड चूज़ करिए कि 8 डिजिट का हो, कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर हो, नंबर्स भी हो। ठीक है। ताकि वो पासवर्ड एकदम सिक्योर रहे। ठीक है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो आधा रजिस्ट्रेशन का काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद से कुछ डिटेल्स हैं जो आपको न्यू जैसे एस्पिरेंट अभी इस साल से ये सब जोड़ा गया है। यहाँ तक पहले ही होता था, अब तक जो था इतना ही होता था, लेकिन इस साल से अब इसके बाद भी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन UPSC मांग रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। पुराने एस्पिरेंट जिन्होंने पहले कभी अपना OTR क्रिएट किया है वो यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करें। यहाँ से हम OTR अपडेट करने का प्रोसेस बताएंगे। देखिए दोस्तों, OTR क्रिएट करने के बाद जब दोबारा आप अपने OTR के ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ठीक है, या फिर फ़ोन नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको अपना OTR अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने बोला था। अब जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो और जो नए अभी अभी आपने क्रिएट किया अपनी OTR ID, वो दोनों अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो इस साल से भरे जा रहे हैं उनको भी इसमें भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या भरने के लिए बोला जा रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी एक एक करके सब में चलेंगे लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड, और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इंफॉर्मेशन जो आपके माता पिता हैं उनकी बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, आप क्या काम करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, उन सब के बारे में। साथ ही साथ UPSC एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन कि आपने पीछे कितने अटेम्प्ट दिए हैं, क्या उनका रिजल्ट रहा है। ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें भरी जाएंगी, और साथ में आपने अचीवमेंट, आज तक अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट किए हैं उनके बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सब कुछ यहाँ पर हम लोग अपना OTR को फिर से अपडेट करते हुए चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपने OTR क्रिएट किया था वो OTR यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। ये तो हो गया आपका OTR रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अदर देन OTR जो है वो आपको और सारे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नेशनल सिटीजनशिप क्या है,
मदर टंग क्या है, मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको पता होगा, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अनमैरिड है कि मैरिड है, विडो जो भी है वो आप भर सकते हैं। बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर भरिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है, तो आप जो भी हैं ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि आप ओबीसी में बहुत ही उच्च वर्ग से आते हैं और आपको मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, तो उसको आप चुनेंगे। और नहीं होंगे तो आप, अगर आप इसमें नहीं है तो आप सिंपली इसको नो चूज करेंगे। और यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको भी पता है कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप एनसीएल के लिए चूज करते हैं क्रीमी लेयर के लिए, तो आपको जनरल की तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है जब आप जनरल के लिए चूज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद से सर्टिफिकेट आप जब भी ये यहाँ पर डालेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर जो आप डाल रहे हैं वो आपके उसमें भी लिखा होगा, वो आपके करंट फिनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यहाँ पर भरने के लिए होता है वो इश्यू डेट्स जो है वो आपका स्टार्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, जारी हुआ जो लिखा होता है उस पे। और ये एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है उस दिन तक अगर बन जाता है तब तक का आप डाल सकते हैं। अगर आप के पास नहीं बन पाता है तो आप उसको सिंपली क्रीमी लेयर चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। किस अथॉरिटी ने आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये किस अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। कौन सा डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर बात हो रही है आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पर डालना होता है कि वो किसने जारी किया, वो सब आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। ठीक है, नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब, ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे कि तो एक छोटा सा काम करना होगा आपको, सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर नीचे लिखा है, एक वेबसाइट दिया है, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का वेबसाइट नीचे दिखाएगा, या फिर जो भी आपने डाल रखा है एससी के होंगे तो यहाँ नीचे एससी का वेबसाइट दिखाएगा, एसटी के होंगे तो एसटी या जो भी आपका होगा नीचे वेबसाइट लिख के आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लिक होता है तो फिर आप उसको सर्च कर लीजिए खुद गूगल से और इस वेबसाइट पे आइए। ठीक है, मैं ओबीसी का हूं तो ओबीसी के अब मैं करके दिखा देता हूं कि कैसे यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर आपको मिलेगा। एनसीबीसी सेंट्रल लिस्ट आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी करके आएगा, तो क्लिक करिए और आप अपने स्टेट का नाम पहले डालिए कि किस स्टेट में है आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वेबसाइट पे कहीं और आकर लैंडिंग कर लिए हैं आप, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके आप लोग अपने स्टेट को चूज करिए जिस स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी जाति कास्ट जो भी है उसमें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जातियां दी हुई है ओबीसी की जो यूपी से हैं और सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में ये लाइक करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो मुझे जो भी मेरा जाति होगा, जैसे मान लीजिए मैं गुर्जर हूँ तो मेरे सामने 13 नंबर का ये जो लिखा है ये है आपका सीरियल नंबर। तो आप जब वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे सीरियल नंबर करके ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, जैसे ये तेली है, सामान है, ये जो भी लिखा हुआ है तेली साहू, इन सब का जो सीरियल नंबर है वो 23 है। अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और असली डाटा तो इधर पीडीएफ में लिखा है, तो जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि तेली के लिए जो ये 23 नंबर मैंने बताया है, अगर मैं इस पीडीएफ को खोलता हूँ तो वहां पर भी मुझे यही मिलेगा। एक सेकंड मैं करके दिखा देता हूँ। उस पीडीएफ पे जब मैं क्लिक करूंगा, देखिए मैं खोला हूँ, इसको खोल दिया है यहाँ पीडीएफ को, और अगर मैं तेली वाले सामने में जाता हूँ 12 नंबर पेज पे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले आइकन में, तो यहाँ देखिए आपको 23 नंबर पे वही मिलेगा जो लिखा है 23 नंबर पे, वहाँ पे तेली ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो आपका सीरियल नंबर वहाँ दिया है वही आपका ये सीरियल नंबर यहाँ पर है।
हालांकि इसको एंट्री नंबर करके ऊपर दिखाया हुआ है, लेकिन यही एंट्री नंबर या सीरियल नंबर दोनों एक ही चीज है। इसी को आपको अपने फॉर्म में डालना होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं किसी भी तरीके से तो आप यहाँ पर येस चूज करेंगे, अन्यथा आप नो चूज करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी आप अपना एक फोटो आइडेंटिटी लगाइए, और साथ ही ध्यान रखिए जो आप फोटो आइडेंटिटी लगा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड लगा रहे हैं या पैन कार्ड लगा रहे हैं, तो उसमें जो आपका नाम का स्पेलिंग है वो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जिसमें एक जैसा हो उसी को आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज, ठीक है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आप इसके पहले जो भी एग्ज़ाम आपने यूपीएससी में दिए हैं, कंडक्ट किया है यूपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम, अगर उसमें आपने कभी डिसेबिलिटी का मतलब डाला है कि हाँ मैं डिसेबल हूँ, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ये मान लिया जाता है कि आप अपना कोई भी डिसेबल नहीं है, और वो अगर है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इससे पहले कभी किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम में फिजिकली डिसेबल के रूप में चुने गए हैं या फिर भरा हुआ है आपने फॉर्म, तो वहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि यस या नो। तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कभी ऐसे अपीयर हुए हैं तो यस करिएगा, और नहीं हुए हैं तो नो पे क्लिक करिएगा, ठीक है। डू यू वांट मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली प्लीज़ यहाँ पर यस जरूर सेलेक्ट करिएगा। अगर आप इसको यस पर क्लिक करते हैं तो इससे होगा क्या कि जब आप अपना मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये जो एजेंसियां हैं ये आपको कांटेक्ट करेंगी और आपको जॉब देने के लिए आगे आएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर टिक करके और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप वापस वहीं पर चलेंगे, और ये हो गया आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग एड्रेस वाले इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में आएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हमारा हो गया, अब एड्रेस इंफॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर दो टाइप के एड्रेस आपसे पूछे जाएंगे, एक है करस्पॉन्डिंग एड्रेस और एक है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मीन्स अभी का जो एड्रेस है आपका, आप लोग मान लीजिए कहीं शिफ्ट हुई है आपकी फैमिली और वहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। ये नहीं कि आप लोग कहीं घर से बाहर निकल के पढ़ने जा रहे हैं 6 महीने के लिए, वहाँ का एड्रेस मत डालिएगा, तब आपका वो परमानेंट ही एड्रेस जो है आपका वही आपका करस्पॉन्डिंग में ही डालिएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मीन्स ये होता है कि आप वहाँ पर कम से कम आपकी फैमिली वगैरह सब लोग रह रहे होंगे, या फिर आप ही परमानेंट की तरह से वहाँ पे रहते होंगे, ठीक है, तब वहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों में आप सेम एड्रेस डालिए, करस्पॉन्डिंग और परमानेंट दोनों में, ठीक है। उसके बाद से आएंगे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए, तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा आपको। चल के आप यहाँ पर फोटोग्राफ अपना अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी ने किस फॉर्मेट में मांगा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो बोला जा रहा है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसपे आपका नेम लिखा होना चाहिए, नेम के नीचे फोटोग्राफ का डेट लिखा होना चाहिए, और ये जो फोटोग्राफ का डेट है वो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी डेट डालिए वो एक नया फोटो खिंचवा करके और उस पर नया ऐसे ही बना करके दिखा दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस टाइप का हमें फोटोग्राफ बनवाना है, ठीक है। और इस फोटोग्राफ की कम से कम 15 या 20 कॉपियाँ निकलवा लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसका डिजिटल वर्जन अपने पास रखिए, बाद में आप निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के यही आपका फोटोग्राफ काम आएगा। ये दोनों चीज़ें करके और आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोग वापस यहाँ पर आएंगे सिग्नेचर वाले कॉलम में, तो वो आपको ध्यान देना है और अपना फोटो और ये सिग्नेचर दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है अपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में। इसमें आपके 10th के एग्जामिनेशन में क्या क्या आपके परफॉर्मेंस रही उसके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, जो भी आपने यहाँ पर डिवीजन प्राप्त किया है उसको भरेंगे, और 10th के मार्कशीट के हिसाब से, और यहाँ पे परसेंटेज अगर आपका है तो परसेंटेज लिखिए,
अदरवाइज यहाँ पर CGPA या जो भी आपका मिला होगा वो लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आपके वो यहाँ पर लिखिए और बीच में गैप करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने पास किया, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड, किस बोर्ड से पास किया, वो सारे डिटेल्स आप लिख के यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये हो गया आपका मैट्रिकुलेशन या 10th का जो भी आपका है वो डॉक्यूमेंट। अभी जो आपने ऊपर सारी चीज़ें लिखी या बताई उसके सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। इस डॉक्यूमेंट को आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना होगा और इस बात का ध्यान देना होगा कि जो आपका PDF है वो 1 MB से बड़े साइज का ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना 10th का मार्कशीट का अपलोड करेंगे। दूसरे कॉलम में आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नीचे आएंगे तो सेलेक्ट फोटो ID प्रूफ, ठीक है। फोटो ID प्रूफ में अभी जो मैंने आपको बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास और जो आपने वहाँ पे भरा है वही यहाँ पर भरिएगा। ये नहीं वहाँ पे आपने कुछ और डाल दिया था, जब मैंने अभी पीछे बताया था एक कॉलम में, तो वहाँ पे जो आपने फोटो ID प्रूफ चूज़ की है वही आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद से सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। एज रिलैक्सेशन मीन्स ये है कि जनरल बेसिस पे जो आपके जितने अटेम्प्ट मिलते हैं वो 6 हैं, 6 भरने के बाद आप 7वां अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो इसका मतलब ये है कि आप अपना जो अटेम्प्ट है वो एज रिलैक्सेशन के बेस्ड पे जो आपको मिला है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उसके बेसिस पे आप दे रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हेलिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट, ये अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट वालों को आपको पता होना चाहिए कि वो एक लैंग्वेज पेपर होता है वो उनको नहीं देना होता है। तो अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद से अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, आपने अभी तक कोई अवार्ड्स जीते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपने कोई अभी तक कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया है और उसका लिखित कुछ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तीनों जो कॉलम है आपके 4, 5, 6, इसको ये नेसेसरी नहीं है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि इनको आप भरना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सब कुछ आपका जितने भी फाइल हैं वो सारे फाइल्स आपके 1 MB से बड़े नहीं होने चाहिए। ये सेव करने के बाद यहाँ पर नीचे आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा ये सारे अपलोड करने के बाद, ठीक है। ये हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेरेंट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में आएंगे। पेरेंट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फादर इन्फॉर्मेशन और मदर दोनों का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फादर का प्रोफेशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो यहाँ पर लिखा है अगर उससे मैच करता है, आपको पता होगा कि मैंने 3rd वाले कॉलम में आपसे अभी कुछ समय पहले ही आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन हमने भरा है स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट का जो भी एड्रेस भरा गया है, अगर वही एड्रेस आपके फादर का भी है करस्पॉन्डिंग एड्रेस वाला है तो वहाँ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जो आपने डाला है अपना वो आपके फादर वाले में भी आ जाएगा। या फिर परमानेंट एड्रेस से आपका जो एड्रेस आपने भरा था अपना वो ही आपका फादर का एड्रेस है तो यहाँ पर परमानेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट वाले में जो आपने भरा था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा एड्रेस भरने के बाद से अपने फादर का और सब कुछ भरने के बाद वो कहाँ बिलोंग करते हैं वो जो भी नाम है वो सब कुछ आप यहाँ पर देख लीजिएगा आराम से। इसमें कुछ है नहीं भरने ऐसा बताने वाला कि जो आपको आता ना हो। फादर का इन्फॉर्मेशन भरने के बाद से आप लोग यहाँ पर मदर का यहाँ पर सेव पर क्लिक करके और मदर के इन्फॉर्मेशन पे आएंगे और सेम चीज़ें जो हमने अभी ऊपर बताई है फादर वाले में ठीक वैसे ही मदर वाले का भी कॉलम दिया है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ भी आपको मुझे नहीं लगता इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, बस यहाँ पर प्रोफेशन चेंज हो जाएगा और बाकी एड्रेस आपको पता ही है लगभग सभी लोग का इंडिया में अपने मदर और फादर का इन्फॉर्मेशन लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर मदर के इन्फॉर्मेशन में एक एक्स्ट्रा कॉलम जुड़ जाएगा कि फादर का जो एड्रेस है उसी से आपका मदर का जो एड्रेस है वही है दोनों। तो ये आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले कॉलम अपने आप भर जाएंगे। अदरवाइज आपका मदर और फादर अलग अलग जगह रहते हैं, शिफ्ट हो रहते हैं, तो वो दोनों का एड्रेस आप लोग अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फादर वाले में फादर का लिखिए, मदर वाले में मदर का लिखिए, ठीक है।
ये करके सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। देखिए जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन वाले में आएंगे तो क्या ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अभी एम्प्लॉयमेंट में है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आप सेंट्रल सर्विस में एम्प्लॉयड हैं या स्टेट सर्विस में, पीएसयू में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड, अगर आप शुद्ध रूप से सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हैव यू एवर एम्प्लॉयड, मतलब आप इससे पहले कभी एम्प्लॉयड हुए थे कि नहीं, मतलब आज तक कुछ भी नहीं किया है तो सिर्फ यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। और अगर कभी इससे पहले कभी एम्प्लॉयड रह के छोड़ चुके हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जिस सेक्टर में आप एम्प्लॉयड रह के रिजाइन कर चुके हैं या छोड़ चुके हैं तो उसका यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर वहाँ उसका इंफॉर्मेशन भी पूछ रहा है कि वो गवर्नमेंट है तो उसको यस पर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट का वहाँ पे कब तक एम्प्लॉयड थे वो सारा डिटेल पूछेगा। अगर अदरवाइज नहीं पूछेगा तो वो सिंपली, मुझे पता है कि लगभग सभी लोग नॉन एम्प्लॉयड ही है तो वो यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपने खुद का कभी कोई बिजनेस वगैरह किया है, उसको भी यहाँ पर नो चूज करने के बाद सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद से यहाँ पर सेव कर देंगे और आपका जो इसके बाद वाला कॉलम है यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान से देख कर के भरिएगा। अब चलते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन सेंटर वाले में। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिबारेड, मतलब आपको कभी धक्के मार के निकाला गया है एग्जामिनेशन से या सिलेक्शन प्रोसेस से इससे पहले, तो वो तो पता ही आपको नहीं किया गया होगा तो यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर इससे पहले कभी सेलेक्ट ऐसा किया गया है आपके साथ तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करेंगे और वो उसका रीज़न वगैरह हो सकता है पूछे, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है इफ़ यू आंसर इज अबव यस गिव डिटेल्स, तो उसके बारे में रीज़न वही पूछ रहा है कि क्यों आपको डिबार किया गया था, बाहर निकाला गया था। और अगर वहाँ पे नो चूज़ करेंगे तो आपको सिंपली वो पता ही है। ठीक है, तो लगभग सब लोग नो ही चूज़ करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी, मतलब इससे पहले आपने कितने बार एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो कॉलम और खुलेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है एग्जामिनेशन अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम, ठीक है, किस यूपीएससी के किस एग्जाम में आपने इससे पहले भरा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसके पहले आपने फिर से दिया है, पहले कभी दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, तो यहाँ पर सिंपली सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन चूज करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आपने दिया है अटेम्प्ट। ठीक है, तो सिंपली आप अपना अटेम्प्ट जैसे ही लिखेंगे तो आपको और कॉलम खुलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना अटेम्प्ट यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने एक अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट दिए हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा अभी। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन पूछेगा, ईयर, किस ईयर में आपने पहला वो अटेम्प्ट दिया है जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है, और उस ईयर का रोल नंबर क्या था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि अगर आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अपना पिछले साल का रोल नंबर याद नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आप लोग जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट हु आर नॉट पोसेशन इन ऑफ देयर रोल नंबर फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू फिल 000 इन प्लेस ऑफ देयर रोल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं याद है फिर भी आपने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने पिछले साल एग्जाम दिया है या इससे पहले कभी एग्जाम दिया है, तो घबराने की चिंता नहीं है, आप 00 भर दीजिए, वो आपका मान लिया जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा है कि जितने ये आपके पीछे के अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है, जो अभी आपने पीछे बताया कि मैंने 2 अटेम्प्ट अभी तक दिए हैं, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप उसमें पास होकर के कोई सर्विस सेलेक्ट किए थे। तो अगर आपने कभी, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो आईपीएस बन गए होते हैं या फिर नीचे के जो उनके रैंक के अधिकारी वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स, उनकी पोस्ट में वो होते हैं और दोबारा एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे यस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो अपना ब्यौरा सब देंगे कि किस में सेलेक्टेड है और क्या क्या। और अगर नहीं सेलेक्टेड है तो सिंपली नो पर क्लिक करिए और अपना सेव करके निकल जाइए। ठीक है, इसके बाद से अचीवमेंट प्राइज और मेडल अदर्स, ये जो है आपका कॉलम जो आपने वहां पे भरा था
कि मैंने ये उखाड़ा है। ऊपर जो यहाँ पे कॉलम में वो आपने जो डॉक्यूमेंट डाले थे, अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो आपने इससे पहले कभी कुछ पाया है तो उनका डिग्री का या फिर जो भी आपके उसका लिखित कुछ है तो वो डालिए उसका। तो वहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आप लोग उसका दिखा सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि क्या क्या आपने किया है। ठीक है, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप जो भी आपने पाया है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, स्टेट वगैरह में, तो उन सब के बारे में डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं पाया है तो ये सारे कॉलम आपको मतलब जरूरी नहीं है भरना, ये सब सारी चीज़ें किसी भी में भी स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को देख लीजिए। स्पोर्ट्स में एनसीसी आपने अभी कभी पहले किया है तो वो यहाँ पर भरिए। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या क्या किया है, ठीक है, वॉलीबॉल खेल में जो भी आपका है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है कुछ तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार मार्क्स जो होता है सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है जिसमें किसी में भी नहीं है। ठीक है, वेदर योर फैमिली ओन्ड, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें पूछ रहा है कि आपकी जो फैमिली है, फैमिली में मीन्स क्या, आपके मदर और फादर जो दो लोग हैं उनके पास कि जो फैमिली में जो प्रॉपर्टी है वो क्या 5 एकड़ से ज़्यादा उनके पास ज़मीन है या फिर उससे अधिक। तो आपको यहाँ पर यस या नो क्लिक करना है। या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर यस या नो क्लिक करिए। या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया जो होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत होता है गांव में, वैसे ही अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट भी अगर आपका है ज़मीन आपके फैमिली का, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे, वो सिंपली वहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट है कोई जो 200 स्क्वायर फीट का है या फिर उससे अधिक है, तो क्या करना है म्यूनसिपैलिटीज एरिया में, तो उसके लिए भी यस करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, गरीब है, तो सिंपली नो करके और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि आप भारत के जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। तो इसमें करना क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसको तो यहाँ पर कोई चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको चूज ऐसे ही रखने देंगे। स्पीक ओनली, तो इसमें कुछ है तो डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। रीड और स्पीक दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पर डालिए उस लैंग्वेज का नाम। ठीक है, इतने सारे लैंग्वेज हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सबसे अच्छा तरीका है रीड, राइट एंड स्पीक वाले ऑप्शन में जाइए, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी को सेलेक्ट करिए, और इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आप हिंदी को ही सेलेक्ट करिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने ये जो लैंग्वेज चूज की है उसमें कोई एग्जामिनेशन वगैरह पास किया है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10th लिख दीजिए। 10th, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10th बोर्ड, 10th यूपी बोर्ड। और भी कोई लैंग्वेजेस हैं जिनको आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे और चूज करके एक कॉलम और डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैक्सिमम लोगों का यही लिखना होगा जो मैंने यहाँ पर डाला है, तो आप लोग इसको भी देख करके डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव पर क्लिक करने के बाद ये सारे कॉलम आपके भर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जितने भी कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप ये सब भरते जाएंगे ना, यहाँ पे सही का निशान लगता जाएगा। ठीक है, ऐसे लगता जाएगा ग्रीन कलर में, तो वो आपका जो ग्रीन कलर में लग गया है तो वो समझिए आपका वो कॉलम भर चुका है। ठीक है, या उसको आपने भर दिया है सही, कुछ सही। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका जो OTR का काम है वो हो जाएगा सक्सेसफुल। OTR भरने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन बटन पे, तो ये आपके सामने फॉर्म खुलेगा। ठीक है, फॉर्म नहीं, ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जब भी जो OTR अभी हमने भरा उसको अगर आपको अपडेट करना है, दोबारा चेंज करना है, उसमें कुछ गलती हो गई है, तो आप लोग यहाँ सिंपली ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग, एक सेकेंड में यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला अपडेट एडिट OTR ये क्लिक करके और उसको
अपडेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नीचे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो रियल एप्लीकेशन फॉर्म है यूपीएससी का, वो भरने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो अलग से एक बनाऊंगा और वो वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो मिलता है तो वहां से जाकर के आप लोग अपना फॉर्म भरने का प्रोसेस भी देख सकते हैं।